नमस्कार साथियों। पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं आत्मा के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारे जज्बात पे बात की, बहुत सारे रिश्तों पे बात की, कई तरह की जो समस्याएं हमारे जीवन में रहती हैं उनके बारे में हमने बात की। लेकिन आज हम थोड़ा सा और भीतर की तरफ चलते हैं कि ये जो जर्नी है हमारी कहाँ से शुरू होती है। ये रिश्ते और ये सब तो बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले आती हूँ मैं। तो मैं क्या, मेरा अस्तित्व क्या। तो हमने जाना कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा है और ये परिवार मेरा है। फिर हमने जाना कि आत्मा के गुण कौन कौन से हैं। फिर हमने जाना कि उन गुणों को अगर हम चिंतन करेंगे, उन गुणों का हम मनन करेंगे तो हम भीतर की यात्रा करेंगे और हम जानेंगे कि जो सचमुच में जो सुख है वो कहाँ है। अब गुणों से आगे भी क्या आत्मा की ओर जर्नी होती है, क्या कुछ और जानने की हमें आवश्यकता है। इसी पर हम आज की ये बातचीत करेंगे और हमेशा किस तरह हमारे साथ आज भी हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी हैं। दीदी ओम शांति, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दीदी, आपने बताया आत्मा के बारे में कि मैं और मेरा शरीर, तो मैं आत्मा और ये शरीर मेरा। फिर आपने आत्मा के गुण बताए। पहले बताया मन, बुद्धि, संस्कार। फिर मन में विचार आता है, बुद्धि निर्णय लेती है और बाद में वो जो हम कार्य करते हैं संस्कार बन जाता है। फिर आपने आत्मा के गुण बताए हमें। तो आगे भी कुछ है क्या क्या और इसके आगे क्या होता है आत्मा का सफ़र? तो निश्चित है, जो भी हम निर्णय ले लेते हैं जी, जैसे हम सोच विचार करते हैं ना, कोई भी दुविधा है, द्वंद्व है हमारे मन में, तो हमारी बुद्धि ही उसके ऊपर निर्णय लेती है। फिर हम उसको कर्म में लाते हैं। जब हमने फाइनल कर लिया कि हाँ ये सही है, मुझे यही करना है, फिर वही कर्म हम बार बार करते हैं, क्योंकि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए ये सही है तो मैं बार बार वही करती हूँ, तो फिर वो मेरा संस्कार बनता है। तो कर्मों से ही हमारे संस्कार बनते हैं, यानी कर्मों का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। वो जैसे एक इम्प्रिंट है हमारी आत्मा के ऊपर, और फिर वैसे ही वैसे जो कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको टाइटल भी मिलता है। मानो कोई पुण्य कर्म करने वाली आत्मा है तो हम कहते हैं पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा। कोई महान कर्म करने वाली आत्मा है तो हम उसको महात्मा कहते हैं। जी। है ना। कोई श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा है तो हम श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। पाप कर्म करने वाली है तो पापात्मा भी कहते हैं। बिल्कुल। अब हालांकि कर्म तो शरीर से हो रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हम आत्मा पर कहते हैं। हम ये नहीं कहते पाप शरीर, पुण्य शरीर, महान शरीर, हमने कहा महात्मा। तो महात्मा माना आत्मा ने वो महान कर्म किए शरीर के द्वारा। तो बातों बातों में तो हमने ये भी जान लिया कि शरीर का कोई कंसर्न ही नहीं है कर्म से, आत्मा का ही कंसर्न है तो ना। आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म। ये कितना बड़ा रहस्य है जो हम कहते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। जी। तो हमारी आत्मा ही जिम्मेवार है उसके लिए। जैसे हम कहेंगे, मानो एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ना, और एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट में गाड़ी डैमेज होती है, ड्राइवर को कुछ चोट नहीं लगती है ना। और मानो अब गाड़ी डैमेज होती है तो गाड़ी के लिए पेनल्टी हो सकती है, माना उसको अगर कोई भी सजा होती है मानो, तो वो किसको होगी? गाड़ी के लिए ड्राइवर को होगी ना, क्योंकि बिल्कुल। चला कौन रहा है, भले ही उसको कुछ नहीं हुआ, डैमेज तो गाड़ी हुई ना, नुकसान गाड़ी में ही हुआ, लेकिन फिर भी जिम्मेवार कौन? सजा कुछ भी होगी, मानो उसके द्वारा किसी और का कुछ हो गया, किसी की लाइफ, जान की हानि हो गई। जी। तो फिर जेल होगी तो ड्राइवर को होगी ना, गाड़ी तो उसमें चली जाएगी, गैरेज में चली जाएगी या कंपनी में चली जाएगी। तो इसीलिए आत्मा क्योंकि डिसीजन लेती है तो आत्मा ही जिम्मेवार है कर्म के लिए। संस्कार जो बनते हैं हमारे ना, इनको हम कहते हैं, एक तो हमारे निजी संस्कार, निजी गुण जो आत्मा की, वो समझा हमने। दूसरे कर्मों से बने हुए जो संस्कार हैं वो 4 प्रकार से बनते हैं आत्मा के अंदर। अच्छा। पहले हैं उसके कुल के संस्कार, माना जिस कुल में आत्मा ने जन्म लिया। अच्छा। अब हर एक परिवार का एनवायरनमेंट अलग होता है। माता पिता के संस्कार, क्योंकि वही वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, है ना, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं। माता पिता में कोई प्रकार की आदतें हैं तो बच्चे अपने आप ऑब्जर्व करके सीखते रहते हैं।
तो ये हैं उनके कुल के संस्कार। इसलिए कभी भी कोई संबंध बनाते हैं तो देखते हैं किस कुल से आ रहा है, उच्च कुल से आ रहा है या ना। फिर दूसरे प्रकार के संस्कार उसे मिलते हैं एजुकेशन से, एनवायरनमेंट से, क्योंकि बच्चा घर से बाहर जाता है, सारा ज़िंदगी तो घर में नहीं रहता है, घर से बाहर जाता है तो बाहर में जो विद्यालय में वो पढ़ रहा है, जो शिक्षक उसे पढ़ाने वाले हैं या जो विषय वो पढ़ रहा है, मीडिया आज का जो है, या जो संग उसे मिलता है, दोस्तों के संग में बच्चे आते हैं, तो वो संग का असर भी, वो पूरा एनवायरनमेंट उसको शेप करता है, माना उसके व्यक्तित्व विकास में मदद करता है। जी जी जी। तो अब ये उसके ऊपर है, उसके भाग्य के ऊपर है कि उसे वो सब अच्छा माहौल मिलता है या अच्छा संग मिलता है, क्योंकि संग के प्रभाव में बहुत लोगों का जीवन बदल जाता है। अगर कोई बुरे व्यक्ति को अच्छा संग मिलता है तो वो बुरा भी अच्छा हो जाता है जी, और अच्छा व्यक्ति बुरे संग में आता है तो वो बुरा कब हो जाता है उसको भी पता नहीं चलता। माना यहाँ तक कि वो अपने कुल में अच्छे हैं, लेकिन अगर वो ऐसे संग में चले गए तो उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसे कितने उदाहरण हम समाज में देखते हैं, हमारे इतिहास में भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तो हम उसमें नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल में जो मेरे जीवन के अनुभव में जो मुझे किसी ने सुनाया, उनकी फैमिली से रिलेटेड था, तो मतलब एक बहन ने ही मेरे से बात की कि मेरा जो भाई वो सेलेक्ट हुआ इंजीनियरिंग में। अच्छा। और वो उसका दाखिला हुआ पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और वहाँ पर जो उसको दोस्त मिले, माना वो बहुत होनहार, बहुत ही शार्प था स्टडीज़ में, हमेशा रैंक लाने वाला स्टूडेंट, तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा। और वहाँ जब वो पढ़ने के लिए गया, हॉस्टल में रहने लगा दोस्तों के साथ, तो वहाँ मेजॉरिटी जो लड़के थे वो एडिक्ट थे। अच्छा। माना केवल शराब की बात नहीं, लेकिन ड्रग्स भी लेते, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है पंजाब में, तो ड्रग्स सप्लाई होती हैं, स्मगलिंग होता है, ये सारा तो उन लोगों को इजीली अवेलेबल थे माना ड्रग्स। तो वो जो थे स्टूडेंट्स वो ड्रग्स लेते थे। अब पढ़ाई में स्ट्रेस तो होता ही है जी, तो अभी दोस्त क्या करते हैं, पीयर प्रेशर बनाते हैं। माना एक प्रेशर होता है कि अरे कुछ नहीं होता, ले ले, बड़ा अच्छा लगेगा, रिलैक्स हो जाएगा या जो भी। तो उसने पहले ऐसे ही जस्ट टेस्ट करने के लिए लिया, लेकिन ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि बस आपने 2-3 बार ले लिया तो बस फिर सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, एडिक्शन हो जाता है। तो वो लड़का भी उस संग में कब एडिक्ट हो गया उसको भी पता ही नहीं चला। अभी 5-6 महीने के बाद जब वो घर आया तो उसके पेरेंट्स को मालूम चला, क्योंकि जो एडिक्ट्स होते हैं फिर उनकी हैबिट्स इस तरह की होती हैं कि थोड़ा डाउटफुल बिहेवियर लगता है उनका। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो उनको लगा कि कुछ गलत है मतलब इसके साथ। तो जब पूछताछ की उससे तो मालूम चला कि अरे ये तो अभी ड्रग्स लेने लगा है। तो अब क्योंकि पढ़ाई में भी उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आने लग गया, जो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो जाकर के एकदम डाउन होने लग गया, उसके रैंक्स जो हैं। तो उसको फिर पेरेंट्स ने कॉलेज नहीं जाने दिया, उसको ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में उसे एडमिशन दिलाया वहाँ पे कि पूरी तरह से ये ड्रग्स के उससे निकल जाए, चंगुल से निकल जाए, और अपने दोस्तों से भी इतने टाइम वो दूर रहेगा तो ठीक हो जाएगा। और हुआ भी कि वो रहा कुछ महीने वहाँ तो रिकवर हो गया पूरा। अब उस कॉलेज में उनका दाखिला हुआ था, फीस भरी हुई थी, तो पेरेंट्स ने फिर हिम्मत की कि चलो अब ये समझदार, अच्छा हाँ मतलब समझ में आ गई है इसको, तो अब गलती फिर से रिपीट नहीं करेगा, ये गलती रिपीट नहीं करेगा। तो माँ बाप ने फिर उसको भेजा पढ़ने के लिए। अब वो चला तो गया, लेकिन 1-2 महीने ठीक भी रहा वहाँ पे, लेकिन फिर ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहाँ भी थोड़ा भी प्रेशर बना तो कब इंसान वापस उसमें चला जाता है। तो ऐसे ही हुआ कि उसने फिर लिया, फिर वो रिलैप्स हो गया उसको।
तो लड़का इतना गिल्ट में चला गया उसके कारण। अच्छा। क्योंकि माँ बाप मेहनत करके ही बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, उसको ये भी समझ में आ ही रहा था। हाँ, ब्रिलियंट बच्चा था तो उसे सही गलत भी समझ में आता था, है ना। तो आखिर उसने वहाँ सुसाइड कर लिया, अपनी लाइफ ही ख़त्म कर दी। तो अब देखो संग का कितना बुरा असर हुआ कि एक इतना अच्छा बच्चा जो था, जो एक हमारे, मैं कहूँगी कि वो देश का इतना एक शानदार भविष्य बना सकता था। और मतलब बहुत कुछ समाज को दे सकता था, लेकिन कैसे उसका जीवन बर्बाद हो गया एक गलत संग में आकर के। तो संग इतना प्रभावित करता है इंसान को, इसलिए कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य की पहचान उसके संग से होती है। तो ये जो संग है दीदी, ये भी हमारे कर्मों के आधार पे मिलता है हमें, या ये मन हम अपने मन से अपने तरफ से बनाते हैं ये संग? दोनों ही बातें हैं। अच्छा, दोनों ही बातें। कर्म भी अब उसको थोड़ी मालूम था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ वो कहीं मतलब उसमें एडिक्शन इतना कॉमन है और मुझे ऐसा संग मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, है ना। तो कई चीज़ें हैं, कोई हमारे कर्मों के हिसाब किताब होते हैं पूर्व जन्मों के, जो उन आत्माओं के साथ हमारा मिलना होता है, उनके साथ जो भी हमारे दोस्त बनते हैं या जो भी हमारे नाते रिश्तेदार होते हैं। जैसे हमने बात की कि आत्मा तो पुनर्जन्म में आती है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो कर्म प्रारब्ध तो आत्मा साथ लाती है ना, और संस्कार ही आत्मा के साथ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस पर एक अच्छी सी कहानी, चलो ये बात हुई तो कैसे वो जो है संस्कार आत्मा ले जाती है अपने साथ। अच्छा। और फिर दूसरे जन्म में उसका प्रभाव। अच्छा। क्योंकि जो हमें मिला है उसे ही हम भाग्य कहेंगे। कि स्कूल में हमें जन्म मिला है तो कोई और डिसाइड नहीं करता, हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं कि मैं किस परिवार में जन्म लेने वाली हूँ। क्योंकि कईयों को ये बहुत वो होता है, फील होता है। जी जी, है ना। जैसे वो सोचेंगे क्यों मेरा इस परिवार में जन्म हुआ, भगवान को क्या यही परिवार मिला था मेरे लिए? हाँ, ये अक्सर सवाल करता है मेरे को यही माँ बाप मिले, ऐसे माँ बाप मिले मुझे, है ना। या फिर वो ऐसे सोचते हैं क्यों मेरे को औरत बना दिया भगवान ने, मतलब भगवान को जैसे दोष देते हैं कि मैं ऐसे क्यों हूँ। ये भी अज्ञानता है, मुझे लगता है। तो ये कोई भगवान डिसाइड नहीं करता, वो तो दुख हरता सुख करता है, वो हमें थोड़ी दुख देने के लिए पैदा करेंगे। भगवान नहीं, हमारे कर्म डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कहाँ जाकर जन्म लेने वाली हूँ। तो वो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो कर्म तो जुड़े हुए हैं ही। लेकिन यहाँ पे एक सवाल, हाँ, अगर हमने वर्तमान समय उस स्थिति को समझकर अपने मन में एक, हम कहेंगे कि एक अच्छी सोच रखी या सही निर्णय लिया, तो फिर हम उस कर्म के बंधन से निकल भी सकते हैं। अच्छा, है ना। एक होता है कि वो कर्म हमें खींच के ले जा रहा है, और एक होता है कि अगर हमने अपने विवेक का इस्तेमाल किया तो हम उससे अपने आप को, जो चाहता तो सुरक्षित रख सकता था। कोई किसी को मजबूर तो नहीं करता है। चलो ठीक है, प्रेशर बनाते हैं दोस्त पर भी, लेना ना लेना तो हमारे ही डिसीजन पर है ना कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। सही बात है। तो जैसे मैं स्टोरी की बात कर रही थी, तो एक बार एक राजा के 3 रानियां, जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने में राजाएं कई रानियां रखते थे, तो ऐसे एक कहानी के रूप से कि उसको 3 रानियां थी। तो एक रानी उसको बहुत प्रिय थी, माना जो लास्ट जो उसने शादी किया था वो काफ़ी यंग भी थी, सुंदर भी थी, तो वो सबसे प्रिय थी उसको। फिर दूसरी रानी थी जो उससे कम, और तीसरी जो पुरानी सबसे पहली थी वो तो उसको तो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। अच्छा। पूछता भी नहीं था कभी, जैसे कि वो उपेक्षित ही थी। वो भले उसका ध्यान रखती थी लेकिन वो राजा का उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाता था। तो राजा बीमार हो गया। अच्छा। क्योंकि उसकी आयु थी तो उसके अनुसार वो बीमार था, और फिर उसको वैद्यों से ये मालूम चला कि मेरे ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अच्छा। कभी भी मेरा अंतिम समय आ सकता है। अच्छा। तो उसने अपनी रानी को बुलाया, जो सबसे प्रिय थी उसको बुलाया और कहा कि देखो अभी मेरा ऐसा समय चल रहा है, और तुम मेरे साथ सबसे ज़्यादा रहती हो, तो क्या इस समय भी तुम मेरा साथ निभाओगी? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो आपके अपने कर्म हैं, मैं क्यों आपके साथ
आपका साथ निभाऊंगी। उसने तो सीधा ही मना कर दिया। और वो सबसे प्रिय रानी थी। हाँ, और उसने फिर मन ही मन ये भी सोच लिया कि अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो मैं तो किसी और के साथ शादी करके चली जाऊंगी। अच्छा। क्योंकि उसको अपने वो जो सुंदरता थी, उसका एक जैसे एक भान या नशा होता है, इस तरह का था उसको। जो दूसरी वाली थी उसको उसने बुलाया और फिर वही बात कही। तो उसने कहा कि हाँ, जब तक आप हैं और जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं बिल्कुल आपके लिए करूँगी, अंतिम समय तक आपका साथ निभाऊंगी। और फिर उसने तीसरी रानी को भी पूछा। तो उसने कहा कि आप तो मेरे जीवन के सब कुछ हैं, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, सदा ही अगर कुछ हुआ भी तो भी मैं आपके साथ ही चलूंगी। मतलब जैसे होता है ना कि आपकी चिता जलेगी तो मैं आपकी चिता में ही अपनी भी आहुति दे दूंगी। माना इस तरह की उसके भाव थे, इतनी भाव थे। तो ये कहानी सुनाने का भावार्थ क्या है ना? तो भावार्थ यही है कि आत्मा की भी ये तीन हम रानियां समझ सकते हैं। अच्छा, तीन स्टेज। तीन स्टेज, मतलब तीन स्टेज नहीं, मतलब उसको जो जीवन में प्राप्त है। अब जैसे राजा के लिए वो रानियां जो है वो उसके समीप संबंध हुए ना। हाँ। तो आत्मा भी किस किस संबंध में रहती है? तो जैसे वो धन संपत्ति को हम मेरा समझते हैं। सबसे प्रिय जीवन में हमें वही होता है कि जो मैंने अर्जित किया है। हाँ। इंसान उसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सबसे पहले वही छूटता है। माना जैसे सबसे पहले उस रानी ने ही मना कर दिया, तो सबसे पहले धन छूटता है इंसान से, और तुरंत मृत्यु के बाद वो किसी और का हो भी जाता है। जो उसका वारिस है वो, या जो भी उसके संबंधी हैं, है ना, उनका वो धन हो जाता है। अब दूसरी रानी जैसे, तो वो है हमारी संबंधी, जिसने कहा था कि मैं अंतिम समय तक तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा। जिनको हम मीरा समझते हैं और बहुत निभाते भी हैं, समय देते हैं उनमें, वो हमारा साथ हमारे अंतिम यात्रा तक आ जाते हैं, शमशान घाट तक आ जाते हैं। अच्छा। उसके बाद तो वो भी नहीं निभा पाते। उसकी आगे की यात्रा अपनी होती है आत्मा की। लेकिन जो तीसरी रानी है, जिसको जो उपेक्षित रहती है पूरा जीवन, वो कहेंगे हमारे कर्म। हमारे कर्मों पर हम नहीं ध्यान देते कभी भी, है ना। कैसे कर्म मैं कर रहा हूँ, मेरे कर्मों से किसी को दुख पहुँच रहा है, या मेरे कर्म जो हैं वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं, या जो भी, मतलब माना ऐसे कर्म जो हम करते हैं जिससे हम किसी के जीवन को दुखी बना देते हैं, या जो भी उनके जीवन में हम दुख शांति पैदा करते हैं। तो वो कर्म सब अच्छे या बुरे वो हमारे साथ जाते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं आपका सदा साथ निभाऊंगी, तो वो कर्म भगवान के दरबार भी जब हम पहुंचते हैं तो वो कर्म ही हमारी गवाही देते हैं। यानी कर्मों से ही हमारा भाग्य और प्रारब्ध जो भी हम साथ ले जाने वाले हैं वही हमारे साथ जाता है। तो जैसे आपने कहा ना कि भाई हमारे क्या कोई कर्म है, तो ये आते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कार भी आत्मा में दिखाई देते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार माना, अब घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों अलग अलग होते हैं। जी। माँ बाप तो वही हैं, घर का माहौल भी वही है ना। हो सकता है एक स्कूल में, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, शिक्षक भी वही हैं। जो हम कहते हैं कि हमारे संस्कार को, पर्सनालिटी को शेप करते हैं, तो वो सब सेम होगा, लेकिन फिर भी वो बच्चे अलग अलग होंगे। एक स्वभाव से बहुत आज्ञाकारी होगा, सिंसियर होगा, स्टूडियस होगा। दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा, यानी उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है ना। माँ बाप की तो शुभ भावना हर बच्चे के प्रति होती है, वो तो चाहते हैं हर बच्चा पढ़े, अपना अच्छा कैरियर बनाए। लेकिन देखने में आता है कि सब बच्चे एक जैसा नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं। जी हाँ। उनके लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। माना 5 साल की उम्र में ही वो इतने जीनियस होते हैं। हाँ, मैं तो एक मिसाल, अभी कुछ साल पहले ही यहाँ ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बच्चा आया था जी। 5 साल का बच्चा था वो, कोटिलिए नाम था उसका। अच्छा।
तो आप उसको दुनिया का कोई भी सवाल पूछ लो, गूगल में भी सर्च करने में टाइम लगेगा, वो तो तुरंत आंसर करता था। तो उसका नामकरण जो कौटिल्य था वो आपने किया था या उसके माता पिता नहीं, ने? उसके माता पिता नाम भी दिया हुआ नाम था, नाम भी सही था उसका। तो ये जो है वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार ना, तो जैसे 14 साल की उम्र तक इसका बहुत असर रहता है माना। माँ बाप कोशिश करते हैं ये बच्चा ठीक चले, माना ठीक पढ़े, इसका अच्छा बिहेवियर हो, लेकिन वो नहीं सुधरते हैं, वो गुस्सा करेंगे। हाँ, अच्छा, गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, वो समय के लिए हो जाएगा, माना उन जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन उसके संस्कार है ना, थोड़े समय के बाद फिर वैसा का वैसा हो जाएगा, क्योंकि वो पूर्व जन्म से लाया है। तो वो इतने स्ट्रांग होते हैं, वो तब बदलेंगे जब वो खुद रियलाइज़ करेगा। वो बड़ा होता है और रियलाइज़ करता है कि अगर मेरे ये संस्कार मेरा भविष्य ख़राब कर सकते हैं, तो फिर अगर वो खुद चेंज होते हैं तो हो भी जाते हैं कई बच्चे, जब जैसे बड़े होते हैं रियलाइज करते हैं तो चेंज हो जाते हैं। नहीं, आपने जैसे 14 साल उम्र बताया, तो उसके बाद जैसे वो निर्णय लेना शुरू करता है तो 14 साल तक उसके एक उसका अपना बुद्धि का विकास हो जाता है। हाँ, तो उसको समझ में आने लगता है कि अगर मैं ऐसे चला तो मेरा फ्यूचर डिस्टर्ब हो जाएगा। जी जी जी, तो मुझे करना ही चाहिए, मतलब जो अगर मैं अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में कुछ, तो मुझे ऐसा करना ही होगा। तो फिर बच्चे जो हैं वो थोड़ा अपने आप को, ज़रूरी नहीं है सब, लेकिन कुछ तो ज़रूर समझदार होते ही वो अपनी दिशा को बदल लेते हैं। कुछ हमारे विल पावर के भी संस्कार होते हैं। विल पावर यानी परिस्थितियाँ कैसी भी हैं, अब जैसे हमने बात की घर का माहौल, एजुकेशन, संग, ये सब बातों से ऊपर उठ करके चाहे जो हो, मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना ही है, इसको विल पावर कहते हैं। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी बाधाएं हो जीवन में, उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, ना माहौल का ना संग का, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से अचीव कर लेते हैं। तो ऐसे भी महान आत्माएं दुनिया में हुई। आप जैसे हम देखते हैं हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, है ना, जैसे उनका हम सुनते हैं बाल्यकाल कैसे बीता, किन परिस्थितियों में बीता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा वो आगे ही बढ़ते गए। तो ये उनकी विल पावर रही कि वो आज देश के सर्वोच्च पद पर हैं। पूर्व में भी हम और भी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे जो प्रधानमंत्री थे, वो भी बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। ऐसे अनेक महान हस्तियां, तो मैंने एक उदाहरण बताया। तो विल पावर हमारे कैसे भी प्रभाव, चाहे वो पूर्व जन्मों के हों, संग के हों, उसको परिवर्तन करने की ताकत रखती है। लेकिन विल पावर बढ़ेगी कैसे? ज्ञान से। तो विल पावर बढ़ेगी, हाँ, विल पावर बढ़ेगी मेडिटेशन करने से। जो हम आत्मचिंतन करते हैं, जो हम परमात्मा चिंतन करते हैं, जो अपने आप को हम समय देते हैं, तब हमें रियलाइजेशन होता है, और वो रियलाइजेशन ही हमें ट्रांसफॉर्म करता है। बहुत सुंदर, वो हमारे संस्कार। बहुत सुंदर बात। तो आज हमने जाना कि जो कर्म की जो गति है वो बहुत गहन है। हमें कोई भी काम करने से पहले ज़रूर ये निर्णय लेना चाहिए कि ये जो काम है ये मेरा भविष्य कैसा निर्माण करेगा, मेरे भविष्य का। ये बहुत सुंदर जानकारी आपने हमें दी थी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो बहनों, जो कर्म अपनी ज़िंदगी में हम करते हैं, उन कर्मों को करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले, या मन में कोई भी विचार आए, उस विचार को अपने कार्य में लाने से पहले हम ज़रूर विचार करें कि इससे हमारे कैसे कर्म का निर्माण होगा। और सच मानिए, आपका जीवन एक सुखद अनुभूति की तरफ आपको लेकर जाएगा। अगले एपिसोड में कुछ और विषय लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।